हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक इंडियन बैंक्स के साथ हो रहे फ्रॉड को देखते हुए तो कुछ नया नहीं है, पर हाँ, टॉपिक का नाम शायद आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि आज की हमारी वीडियो बेस्ड है एनपीए पर। चलिए थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि एनपीए क्या है, ये कैसे ऑकर होता है, इसके कितने प्रकार हैं और इसके बैंक्स और कस्टमर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देर किस चीज़ की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में एसेट का मतलब होता है ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रॉफिटेबल यानी फायदेमंद हो। पर सिर्फ एसेट पढ़कर आप एनपीए को प्रॉफिटेबल मत समझ बैठिएगा, क्योंकि इसके आगे नॉन परफॉर्मिंग भी लिखा है। तो अगर सीधे सीधे शब्दों में समझें तो एनपीए उस प्रिंसिपल अमाउंट को कहते हैं जो कि कस्टमर्स के द्वारा आउटस्टैंडिंग यानी बकाया रहते हैं, जिसे कस्टमर्स ने बैंक से लोन पे लिया हो, लेकिन वो उस अमाउंट या उस पर बन रहे इंटरेस्ट को वापस न चुका पाएं और उसके भुगतान करने की लास्ट डेट को 90 दिन से भी ज़्यादा समय हो जाए तो बैंक्स उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में काउंट करते हैं। चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम कि एक XYZ कंपनी ने ABC बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, जिसपे उसका महीने का इंटरेस्ट बनता हो 1 लाख रुपये। अब अगर XYZ कंपनी मंथली इंटरेस्ट को भरने में लगातार 3 महीने तक फेल हो जाती है तो लेंडर बैंक इस लोन को अपनी बैलेंस शीट में एज ए एनपीए कैटेगराइज करता है। इसके साथ अगर सभी इंस्टॉलमेंट्स को भरने के बावजूद भी अगर लोन की मैच्योरिटी डेट पर कंपनी पूरी प्रिंसिपल अमाउंट को भरने में नाकामयाब होती है तो तब इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में इंक्लूड किया जाता है। वैसे तो एनपीए कई सारे टाइप के होते हैं, लेकिन बात की जाए ड्यूरेशन के बेस पे तो एनपीएस को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है: सबस्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। सबस्टैंडर्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स जो 12 मंथ्स तक नॉन परफॉर्मिंग रहे हों। ये एसेट्स नॉर्मल रिस्क लेवल के होते हैं। नेक्स्ट, डाउटफुल एसेट्स ऐसे एसेट्स जो 12 मंथ से ज्यादा की ड्यूरेशन के लिए नॉन परफॉर्मिंग रहे हों। ऐसे एसेट्स का रिस्क लेवल सिग्निफिकेंटली हायर होता है। नेक्स्ट, लॉस एसेट्स ऐसे एसेट्स जो बहुत लंबे टाइम के लिए नॉन परफॉर्मिंग हों और जिनके फ्यूचर में भी रिकवर होने की कोई उम्मीद ना हो, तो उन्हें लॉस एसेट्स की गिनती में रखा जाता है। अब इन कैटेगरीज को अच्छे से समझने के लिए आगे हम इनका एग्जाम्पल देखेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं प्लॉटेक्स के बारे में। प्लॉटेक्स एक वेब बेस्ड फैंटेसी ट्रिविया है जहां पर आप कुछ क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देकर क्रिप्टो ऑन कर सकते हो। T20 के मैचेस पर बेस्ड 10 क्वेश्चंस के आंसर दो और आप जीत सकते हैं क्रिप्टो। इनफैक्ट उनका एक नया ऑफर चल रहा है जिसमें नेक्स्ट 20 डेज तक वो $51,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड हर दिन कुछ गारंटेड कॉन्टेस्ट हैं जिसमें आपको $500 से लेकर $5,000 तक के रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। आप क्रिप्टो से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करके हर घंटे 4 गुना तक कमा सकते हैं। सो डाउनलोड द ऐप, जॉइन अ कॉन्टेस्ट एंड पोस्ट अ स्क्रीनशॉट विद #cricketmeetscrypto। प्लॉटेक्स पर खेलने के लिए आपको चाहिए क्रिप्टो वॉलेट। सबसे बढ़िया बात प्लॉटेक्स के बारे में ये है कि आपकी ईमेल आईडी या सोशल अकाउंट से लॉगिन करते ही प्लॉटेक्स आपके लिए खुद एक क्रिप्टो वॉलेट बना देता है एंड फिर आप फंड्स डाल के खेलना शुरू कर सकते हो। फंड डिपॉजिट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे क्रेडिट डेबिट कार्ड, ट्रांसफर फ्रॉम Web3 वॉलेट, विड्रॉल फ्रॉम एक्सचेंज लाइक बाइनेंस, WazirX, या फिर आप P2P एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। माई चैलेंज सेक्शन में आकर आप इन सारे कॉन्टेस्ट का ट्रैक रख सकते हैं। फॉरकास्ट सेक्शन में जाकर अपने फेवरेट क्रिप्टो से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देकर आप काफ़ी सारे प्राइसेस भी जीत सकते हो। एंड एक बार आप कॉन्टेस्ट एंड फॉरकास्ट से अमाउंट जीत गए, उसके बाद विड्रॉल के बटन पर क्लिक करके अपने विनिंग्स को सीधा Web3 वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। सो चेक आउट प्लॉटेक्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आइए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इन कैटेगरीज को समझते हैं। सपोज ABC कंपनी ने XYZ कंपनी को लोन दिया और कंपनी इस लोन अमाउंट का रीपेमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट्स में कर रही है। तो इस टाइम ये लोन अमाउंट बैंक के लिए एक एसेट होती है जिसे स्टैंडर्ड एसेट भी कह सकते हैं। ये ऐसे एसेट होते हैं जो बैंक को कंसिस्टेंट इनकम और प्रॉफिट जनरेट करके देते रहते हैं। अब मान लो किसी रीजन की वजह से ये XYZ कंपनी लगातार 3 मंथ्स के लिए अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स मिस कर देती है, यानी उसका पेमेंट नहीं कर पाती है, तो बैंक के लिए वो लोन अमाउंट जिसकी रिपेमेंट रहती है वो स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में आ जाता है। आगे अब अगर लगातार 12 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है और XYZ कंपनी बैंक को कोई इंस्टॉलमेंट रीपे नहीं कर पाती है तो बैंक को उस एसेट पे डाउट होता है कि उसकी रीपेमेंट होगी भी या नहीं, इसलिए उसे डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रखा जाता है। और इनकेस ABC बैंक को ये फील हो जाए कि जो अमाउंट उन्होंने XYZ कंपनी को दी है उसकी रीपेमेंट की अब कोई उम्मीद नहीं है, तो बैंक उसे लॉस एसेट और XYZ कंपनी को डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देता है। जब लोन और एडवांस का रीपेमेंट निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं किया जाता है तो ये बैंक की बैलेंस शीट पर एक बहुत बुरा प्रभाव डालता है। एनपीए लेंडर पर फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करता है
फॉर एग्जाम्पल ABC बैंक के NPAs अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये बड़ी संख्या दर्शाती है कि उस बैंक का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ख़राब है, जिससे वो कोलैप्स भी कर सकता है। NPA ज़्यादातर ऑडिटर या RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही वेरीफाई किए जाते हैं। हर साल एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें सभी बैंक्स के NPAs की इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके बेस पे कस्टमर्स बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन का पता लगा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि NPAs की रिकवरी के क्या तरीके होते हैं। डिफॉल्टर की लंबी ड्यूरेशन के बाद लेंडर बोरोवर को उन प्रॉपर्टीज को समाप्त करने के लिए मजबूर करता है जिन्हें लोन के टाइम पर गिरवी रखा गया था। बैंक उन गिरवी रखी प्रॉपर्टीज को बेचकर अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बैंक अपनी फुल अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते। और अगर कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी गई थी तो लेंडर उस अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर लिखता है और इसे एक कलेक्शन एजेंसी को डिस्काउंट पर बेचता है एट द टर्म ऑफ लोन और द टाइम ऑफ इट्स मैच्योरिटी। अब ये कलेक्शन एजेंसी अपनी तरफ से एफर्ट्स करके कोशिश करती है कि ये XYZ कंपनी अपनी बची हुई पेमेंट रीपे कर दे। इसमें दो केसेस पॉसिबल हैं। अगर XYZ कंपनी सारी अमाउंट रीपे कर देती है तो कलेक्शन एजेंसी को प्रॉफिट हो जाता है, और अगर XYZ कंपनी अभी भी अमाउंट रीपे नहीं कर पाती है तो वो कलेक्शन एजेंसी को लॉस हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि लेंडर्स पर NPAs का क्या इम्पैक्ट होता है। दोस्तों, जब बैंक के एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल जाते हैं तो बैंक्स के लिए लोन प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है, और प्रॉफिट मार्जिन पर बने रहने या उसे मेंटेन करने के लिए बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे बिजनेस और इंडिविजुअल्स को अपनी इन्वेस्टमेंट पे रोक लगानी पड़ती है या उसे कम करना पड़ता है। फर्दर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ सकता है, जिसका असर कंट्री की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। अब बात करते हैं कि लेंडर्स के बाद बोरोवर्स पर NPA का क्या इम्पैक्ट होता है। पहला, सिबिल स्कोर। NPA बोरोवर्स की क्रेडिट वर्थीनेस को नुकसान पहुंचाता है, जो उनके सिबिल स्कोर पर एडवर्स इफेक्ट करता है। दूसरा, ब्रांड इमेज। NPA बोरोवर की गुडविल को भी हैम्पर करता है। फर्दर पेंडिंग इश्यूज। बैंक्स ऐसे बोरोवर्स के लोन को पास करने को लेकर क्वेश्चनेबल हो जाते हैं जब एप्लीकेंट का अकाउंट NPA हो जाता है। इम्पैक्ट्स ऑन अदर बैंक एंटिटीज। सिर्फ बोरोवर को ही नहीं, NPA लेंडर और बोरोवर के साथ साथ और मार्केट की अदर एंटिटीज को भी इफेक्ट करती है। सो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि NPA आखिरकार किसे कहते हैं और इसका बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रोल है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।